नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हिंदी कहानी जंक्शन यूट्यूब चैनल पर। आप सभी को पता ही है कि मैं यहाँ हिंदी कहानियाँ उपन्यास सुनाता हूँ कुछ पार्ट्स में डिवाइड करके। तो आज हम लोग एक नया सफ़र शुरू करने जा रहे हैं और उस सफ़र के अंदर हम एक किताब पढ़ेंगे, मुसाफिर कैफे, जो कि दिव्य प्रकाश दुबे सर की लिखी हुई है। इस किताब को मैं अलग अलग पार्ट्स के अंदर डिवाइड करके आपको समझाऊंगा, क्योंकि काफ़ी लंबी है तो एक पार्ट में मैं इसको बता नहीं पाऊंगा। तो अपन लोग इस कहानी को शुरू करते हैं। तो बात से पहले की बात, दिव्य प्रकाश दुबे हमेशा कहानी स्टार्ट करने से पहले उसकी थोड़ी भूमिका जरूर बताते हैं, तो वहीं से हम लोग स्टार्ट करते हैं। बातें किताबों से बहुत पहले पैदा हो गई थी। हमारे आसपास बातों से भी पुराना शायद ही कुछ हो। बातों को जब पहली बार किसी ने संभाल के रखा होगा तब पहला पन्ना बना होगा। ऐसे ही पन्नों को जोड़कर पहली किताब बनी होगी। इसलिए जिंदगी को सही से समझने के लिए किताबें ही नहीं, बातें भी पढ़नी पड़ती है। बातें क्या ही हो, क्या वो सब कुछ जो सीखा हुआ है, वो सब कुछ जो किसी ने सिखाया नहीं, वो सब कुछ समझना पड़ता है जो बोला गया हो और चुपचाप रहकर बोला गया हो। पता नहीं दो लोग एक दूसरे को छूकर कितना पास आ पाते हैं। हाँ, लेकिन इतना तय है कि बोलकर अक्सर लोग छूने से भी ज्यादा पास आ जाते हैं। इतना पास जहाँ छूकर पहुंचा ही नहीं जा सकता। किसी को छूकर जहां तक पहुंचा जा सकता है, वहां पहुंचकर अक्सर पता चलता है कि हमने तो साथ चलना भी शुरू नहीं किया। मुझे मालूम नहीं था कि यह बातचीत शुरू होकर कहाँ जाएगी। किसी भी बातचीत से पहले शायद ही किसी को पता होता। बात से ही कोई बात निकलती है और फिर कई बार बात दूर तक जाती है, तो कई बार डक पर आउट हो जाती है। बातें दुनिया की तमाम खूबसूरत जरूरी चीजों जैसी है जो कम से कम दो लोगों के बीच हो सकती है। बातें हमारे शरीर का वो जरूरी हिस्सा होती है जिसको कोई दूसरा ही पूरा कर सकता है। अकेले बड़बड़ाया जा सकता है, पागल हुआ जा सकता है, बातें कही नहीं जा सकती। मुसाफिर कैफे को पढ़ने से पहले बस एक बात जान लेना जरूरी है कि इस कहानी के कुछ किरदारों के नाम धर्मवीर भारती की जो बुक है गुनाहों का देवता के नाम पर जानबूझकर रखे गए हैं। इस कोशिश को कहीं से भी यह ना समझा जाए कि मैंने धर्मवीर भारती की किताब से आगे की कोई कहानी कहने की कोशिश की है। धर्मवीर भारती के सुधा संदर और मुसाफिर कैफे के सुधा संदर से जोड़कर न पढ़ा जाए, दोनों को अलग अलग रखा जाए। भारती जी जिंदा होते तो मैं उनसे जरूर मिलकर उनके गले लगता, पैर छूता, उनके किरदारों का नाम उधार लेने के लिए ऐसा ही है जैसे मैंने उनके पैर छुए हो। मुझे धर्मवीर भारती जी को रिस्पेक्ट देने का सही तरीका ठीक लगा। कहानी लिखने की सबसे बड़ी कीमत लेखक यही चुकाता है कि कहानी लिखते लिखते एक दिन वो खुद कहानी हो जाता है। पता नहीं इससे पहले किसी ने कहा या नहीं, लेकिन सब कुछ साफ साफ लिखना लेखक का काम थोड़े न है। थोड़ा बहुत तो पढ़ने वाले को भी किताब पढ़ते हुए साथ में लिखना चाहिए। ऐसा नहीं होता तो हम किताब में अंडरलाइन नहीं करते। किताब की अंडरलाइन अक्सर वो फुल स्टॉप होता है जो लिखने वाले ने पढ़ने वाले के लिए छोड़ दिया होता है। अंडरलाइन ऐसे करते ही किताब पूरी हो जाती है। मुसाफिर कैफे कहानी मेरे लिए वैसे ही है जैसे कोई सपना टुकड़ों टुकड़ों में कई रातों तक देखा हो। एक दिन सारे अधूरे सपनों के टुकड़ों ने जुड़कर कोई शक्ल बना ली हो। उन टुकड़ों को मैंने वैसे ही पूरा किया जैसे आसमान देखते हुए हम तारों से बनी हुई शक्लें पूरी करते हैं। हम शक्लों की खाली जगह अपने हिसाब से भरते हैं। इसलिए दुनिया में कहीं भी दो लोगों को कभी एक सा आसमान नहीं दिखता। हम सबको अपना अपना आसमान दिखता है। बस ये आखिरी बात बोलकर और कहानी के बीच में नहीं आऊंगा। कहानी कोई भी झूठी नहीं होती, या तो वो हो चुकी होती है या हो रही होती है या फिर होने वाली होती है। क से कहानी। हम पहले भी मिले हैं, सुधा ने बच्चों जैसी शरारती मुस्कुराहट के साथ कहा। शायद कहाँ, मैंने पूछा। सुधा बोली, हो सकता है हम किसी किताब में मिले हो। लोग कॉलेज में, ट्रेन में, फ्लाइट में, बस में, लिफ्ट में, होटल में, कैफे में, तमाम जगह पर कहीं न कहीं मिल सकते हैं, लेकिन किताब में कोई कैसे मिल सकता है, मैंने पूछा। इस बार मेरी बात काटते हुए सुधा बोली, 2 मिनट के लिए मान लीजिए हम किसी ऐसी किताब के किरदार में हो
जो अभी लिखी ही नहीं गई हो। तो ये सुनकर मैंने चाय के कप से एक लंबी सुस्की ली और कहा, मजाक अच्छा कर लेती हो आप, बस ये बेटा शादी कर ले। चंद्र के मोबाइल पर पापा के नंबर से एक एसएमएस आया जिसमें एक मोबाइल नंबर लिखा हुआ था। अभी वो नंबर पढ़ ही रहा था कि इतने में उसके पापा के फोन में से मम्मी का फोन आया। कॉल में अपना और चंद्र का हालचाल लेने और देने के अलावा बस इतना बताया कि संडे 12 बजे कॉफी हाउस में एक लड़की से मिलने जाना है। ये भी बताया कि लड़की वहां अकेले आएगी। हालांकि लड़की के अकेले आने वाली बात इतनी बार झूठी निकल चुकी है कि चंद्र ने यह मानना छोड़ ही दिया कि कोई लड़की शादी के लिए अकेले मिलने आ सकती है। लड़की के साथ उसकी कोई क्लोज फ्रेंड आई हुई होती है जिनका जन्म केवल और केवल शादी के लिए आपका वाइवा लेने के लिए होता है। खैर, चंद्र मन मार कर कॉफी हाउस टाइम से 15 मिनट पहले ही पहुंच गया था। वहां देखा तो एक टेबल पर एक लड़का और लड़की साथ बैठे हुए थे। उसने घड़ी देखी और सोचा कि 15 मिनट देख ले, फिर 12 बजे फोन कर लेगा। अब जब चंद्र अपना मोबाइल बाहर निकालकर बार बार उसको अनलॉक और लॉक कर रहा था, उसी दौरान उस कैफे में बैठी लड़की की आवाज तेज होने लगी। चंद्र को जो कुछ सुनाई दे रहा था वो इस प्रकार था, अच्छा तो शादी के बाद अगर तुम 2 साल के लिए तुम्हें अमेरिका जाना पड़ेगा तो मैं यहाँ अपना करियर छोड़ के तुम्हारे साथ चलूं। तुम सॉफ्टवेयर इंजीनियर को क्या लगता है कि अमेरिका जाना करियर है? नहीं, तुम लोग समझते क्या हो? तुम लोगों को शादी के बाद जब लड़की के केवल बच्चे पलवाने हैं तो वर्किंग वुमेन चाहिए ही क्यों? नहीं बताओ, ब्ला ब्ला ब्ला। चंद्र को उस लड़की की बात सुनकर मजा आने लगा। वो कम से कम 20 मिनट नॉन स्टॉप बोली होगी। इस बीच में बंदा बस हम बोलकर उठकर जा चुका था। इस बीच चंद्र की घड़ी पर नजर आई, 12:15 हो चुके थे। चंद्र ने थोड़ा फोन मिलाकर बता दिया कि वो पहुंच चुका है। चंद्र ने फोन मिलाया और उधर की आवाज सुने बिना ही बोल दिया, हेलो। बस इतना बताना था कि मैं कैफे पहुंच गया हूँ, आप आराम से आ जाइए। मैं भी कैफे में हूँ। अच्छा, मैं तो कैफे में 20 मिनट से हूँ। मैं भी। ये से एक दिन की बात। चंद्र को समझ आ चुका था कि ये वही लड़की है जिसने वो शादी के लिए मिलने आया था। चंद्र पलट कर उसकी टेबल तक गया। इससे पहले वो कुछ समझती या बोलती, चंद्र ने कहा, पता नहीं आपको सुनकर कैसा लगेगा, लेकिन मैं भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। हाँ, सॉरी आपको वेट करना पड़ा। आई एम सुधा। अरे कोई बात नहीं, बहुत अच्छा बोली आप। आई एम चंद्र। आप बातें सुन रहे थे? सुन नहीं रहा था, सुनाई पड़ रही थी। मैं बहुत जोर से बोल रही थी क्या? हाँ और क्या, पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं। खैर, आप बुरा न माने तो एक बात पूछूं? हाँ पूछिए। मेरे बाद भी कोई मिलने आ रहा है तो आप बता दीजिए, मैं उस हिसाब से टाइम एडजस्ट कर लूंगा। अरे नहीं, एक दिन में 2 लड़के काफी है। क्या करती हैं आप? मैं लॉयर हूँ, फैमिली कोर्ट में प्रैक्टिस करती हूँ। आप कह सकते हैं कि डिवोर्स एक्सपर्ट हूँ। वाह, मैं आज पहली बार किसी लड़की लॉयर से मिल रहा हूँ। सही में डिवोर्स करवाती हो क्या? सही बताऊं तो डिवोर्स कोर्ट में आने से पहले ही हो चुका होता है। हम तो बस सरकारी स्टैंप लगाने में और हिसाब किताब करने में मदद करते हैं। क्यों करते हैं लोग डिवोर्स? कोई एक वजह थोड़े है। फिर भी सबसे ज्यादा किस वजह से होता है? क्योंकि लोगों को पता नहीं होता कि उन्हें लाइफ में चाहिए क्या। तुम्हें पता है तुम्हें लाइफ में क्या चाहिए? थोड़ा बहुत शायद। हाँ शायद। और तुम्हें? मुझे नहीं पता क्या चाहिए। छोड़ो, कहाँ डिवोर्स की बातें करने लगे हम। तो रोज कोर्ट में इतने डिवोर्स देखकर भी शादी करना चाहती हो? सच बताऊं तो मैं शादी करना ही नहीं चाहती। घर वाले परेशान न करें इसलिए मिलने आ जाती हूँ और कोई ना कोई बहाना बना के लड़के रिजेक्ट कर देती हूँ। सॉफ्टवेयर इंजीनियर को तो बिना मिले ही रिजेक्ट कर दिया करो, मिलने का कोई टंटा ही नहीं। हाँ, अगली बार से यही करूंगी। अच्छा, तुम्हें रिजेक्ट करना ही है तो एक हेल्प कर दो, तुम अपने घर वालों को पहले ही बोल दो कि मैं पसंद नहीं आया। फालतू में मेरे घर वाले पीछे पड़े रहेंगे। ठीक है, डन। शादी नहीं करनी तुम्हें? नहीं। क्यों? प्यार व्यार का चक्कर है? हाँ शायद, नहीं शायद, पता नहीं यार। और तुम्हारा? था चक्कर, अब नहीं। मैं शादीवादी में बिलीव नहीं करती। फिर अपने घर वालों को समझा दो ना। कितने सॉफ्टवेयर लड़कों की बैंड बजाओगी? हाँ सही कह रहे हो, घर वालों को यही समझाऊंगी। तुम तो आज समझा दोगी। मुझे पता नहीं कितने संडे खराब करने पड़ेंगे। कोई
फुल प्रूफ तरीका बता दो। मुझे पता होता तो कोई तरीका तो आज भी उस इडियट से मिलने थोड़े आती। जाने के बाद मुझे भी इडियट बोलोगी तुम। हाँ शायद कोई दिक्कत है? नहीं कोई दिक्कत नहीं, चलो मैं चलता हूँ। गुड, कीप इन टच, नाइस मीटिंग विथ यू। नो पॉइंट से कीप इन टच, वी हार्डली नो ईच अदर। मेरे बारे में जानने लायक बस इतना है कि मुझे अपना काम बिल्कुल भी पसंद नहीं है। 2-3 साल बाद अमेरिका में रहकर नौकरी कर चुका हूँ, लेकिन कभी वहां मन नहीं लगा। अब अक्सर 2-3 साल के लिए अमेरिका जाने के मौके आते हैं तो हर बार मना कर देता हूँ, पता नहीं क्यों। क्रिकेट मैच के अलावा टीवी बिल्कुल भी नहीं देखता। हर वीकेंड अकेले मूवी देखता हूँ। थिएटर देखना पसंद है। किताबें खरीदता ज्यादा हूँ, पढ़ता कम हूँ। सुबह का अखबार बिना चाय के नहीं पढ़ पाता। आगे लाइफ में क्या करना है ज्यादा आइडिया नहीं है। अब मैंने इतना मुंह खोल ही दिया तो तुम भी अपने बारे में कुछ बता ही दो। पीजी में रहती हूँ, वहां रहने वाली मोस्ट लड़कियां से मेरी नहीं पड़ती। अपना काम बहुत पसंद है मुझे। इंडिया की टॉप लॉयर बनना चाहती हूँ। मूवी केवल हॉल में देखना पसंद है, टीवी पे नहीं। वीकेंड पे शौकिया थिएटर करती हूँ। बचपन से ही थोड़ा एक्टिंग का कीड़ा है। और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट, वर्जिन नहीं हूँ। और तुम? मैं क्या वर्जिन हो तुम? अरे छोड़ो, ये बताओ, 1 बज गए, कहीं लंच वंच कर ले या तुम्हें कहीं निकलना है? मुझे साउथ इंडियन पसंद है, वो खाए। मुझे साउथ इंडियन उतना पसंद नहीं है, लेकिन चलो, तुम कौन सा तुम्हारा साथ उम्र भर खाना है? अरे नहीं, पसंद है, पसंद तो कुछ और खा लो। पसंद नहीं तो कुछ और खा लो। अरे नहीं चलेगा यार, एक दिन की तो बात है। ये चंद्र और सुधा की पहली मुलाकात थी। पहली ही चीज की बात हमेशा कुछ अलग होती है, क्योंकि पहला न हो तो दूसरा नहीं होता, दूसरा न हो तो तीसरा नहीं होता। इसलिए पहली कदम की जिंदगी भर रास्ते में मिलने वाली मंजिलें तय कर दिया करती है। पहली बार के बाद हम अपने आप को दोहराते हैं और हर बार दोहराने में बस वो पहली बार ढूंढते हैं। पैसे टाटा बाय बाय। उस दिन लंच में केवल 2 ही चीजें अच्छी थी, एक खाने के बाद फिल्टर कॉफी और दूसरी सुधा की कंपनी। खाना खत्म होने तक करीब 2 बज चुके थे। चंद्र ने चलने से पहले कहा, फिर अब क्या प्लान है? कुछ नहीं, घर जाऊंगी, आराम करूंगी। मूवी देखनी थी, लेकिन देखूंगी कोई फ्रेंड साथ चले तो जाऊंगी, नहीं तो क्या? नहीं तो मूवी रहेगी नहीं, अगले हफ्ते तक मिस हो जाएगी। मूवी मुझे भी देखनी थी, कोई न मिले तो बता देना, मैं साथ चल लूंगा। मुझे वैसे भी देखनी ही होती है मूवी। इनफैक्ट तुमसे मिलने नहीं आया होता तो मूवी देखने ही गया होता। अरे मिल जाएगा कोई ना कोई, वरना फोन कर दूंगी। पक्का? हाँ पक्का। चलो फिर चलता हूँ, अपनी शादी में बुलाना। मैं तो करूंगी नहीं, लेकिन तुम अपनी शादी में जरूर बुलाना। डन? हाँ डन। और हाँ, कीप इन टच। श्योर, इट वाज इंडीड नाइस मीटिंग यू। वरना उस इडियट से मूड ऑफ कर दिया था। किसी से मिलकर नाइस मीटिंग यू अगर कभी लगा भी करे तो बोला मत करो। कुछ चीजें बोलते ही कचरा हो जाती है। ठीक है, ध्यान रखूंगी। चलो बाय बाय। बाय बाय टाटा। अगले संडे से सुधा के पास उसके घर वाले एक नए लड़के का नंबर भेज चुके थे और चंद्र के पास एक लड़की का नंबर आ चुका। दोनों अलग अलग लड़के और अलग अलग लड़की से मिलने उसी कैफे में पहुंचे। सुधा वहां पहले से, चंद्र उस लड़की से मिलना था, वो भी वहां पहुंच चुकी थी। दोनों ने एक दूसरे को देखा, हाथ हिलाया, व्हाट द फक लुक दिया। सुधा जिस लड़के से मिलने आई थी उसे 10 मिनट में ही इरिटेट हो गई थी। इधर चंद्र भी जिस लड़की से मिलने आया था उस पर ध्यान न देकर सुधा की तरफ देख रहा था, लेकिन चंद्र सुधा के जैसे स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं था कि इस लड़की को बोल पाता कि उसे नहीं करनी चाहती। इतने में सुधा वहां चंद्र की टेबल पर आ गई और लड़की की ओर देखकर एकदम सीरियस होकर बोली, बहन, ये आदमी जो तुम्हारे साथ बैठा है ना, ये बहुत ही कमीना इंसान है। मैं 2 बार इसके बच्चे की माँ बन चुकी हूँ, लेकिन देखो फिर भी तुमसे मिलने आ गया। इस आदमी को लड़की से बस 3 चीजें चाहिए, हवस हवस हवस। बहन, मैं तो इंसानियत के नाते तो तुम्हें बता ही सकती हूँ, बाकी तुम्हारी लाइफ है और हवस भी तुम्हारी, आई मीन लाइफ भी तुम्हारी। ये सुनने के बाद वो लड़की उठ के वहां से चली गई और उसने जाने से पहले चंद्र को व्हाट द हाउस लुक दिया। लड़की के जाते ही सुधा बोली, कैसी लग रही है मेरी एक्टिंग?
बहुत ही बेकार, क्यों तुम्हारी लाइफ को बर्बाद होने से बचा लिया। तुम्हें कैसे पता बर्बाद होती मेरी लाइफ। तुम्ही ने तो कहा था शादी नहीं करनी है तुम्हें। हाँ बोला तो था, लेकिन ऐसा थोड़ी है कि कभी नहीं करनी शादी। तुम्हारे आने से पहले ये बंदी अपने बॉयफ्रेंड से बात कर रही थी। उसको फोन उसको फोन पे बोला था उसने कि इस इडियट को आधे घंटे में निपटा कर आती हूँ। मुझे इडियट बोल रही थी वो साली। हाँ और क्या, तुम्हें इडियट बोला। मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ, बस ये नहीं सुन सकती कि कोई तुम्हें मेरे अलावा इडियट बोले। हाँ हाँ ये एक्टिंग है ना, और क्या, तुम्हें क्या लगा एक्टिंग अच्छी कर लेती हो तुम, फिल्मों में ट्राई वाई क्यों नहीं करती। जहाँ अपना अनारकली बर्फ के पहाड़ पर साड़ी पहन के स्लो मोशन में डांस नहीं कर सकती ना, इसलिए थिएटर करती हूँ। कॉलेज में थी तो लाइव थिएटर करती थी। थिएटर तो सुना है, ये लाइव थिएटर क्या भला है। दिल्ली में जब हम लोग कॉलेज से लौटने के लिए बस लेते और देखते कि कोई बंदा किसी लड़की को परेशान कर रहा है तो मैं अपने बॉयफ्रेंड को एक झप्पड़ मारकर शोर मचाने लगती। इससे क्या होता, जो बंदा सही में छेड़ रहा था उसकी फट लेती थी। हम अगले स्टॉप उतर जाते थे कि चल पुलिस स्टेशन लेकर चलती, और अगले स्टॉप से हम दूसरी बस ले लेते। मेरे सब फ्रेंड्स ने बहुत थप्पड़ खाए हैं मुझसे, तो अब नहीं करती थप्पड़ मारने वाला लाइव थिएटर। कभी कभार, जैसे कभी एक्टिंग की ना उस बंदी के सामने, बट अब थिएटर करती हूँ। वैसे लाइव भी एक तरह की एक्टिंग ही तो है। कुछ लोग अच्छी तरह कर लेते हैं तो कुछ खराब। एनीवे जब मेरा प्लान होगा तो बुलाऊंगी तुम्हें, आओगे। हाँ और क्या, पक्का आऊंगा। तो क्या प्रोग्राम है आज का, किसी और से मिलना है। नहीं कोई प्रोग्राम नहीं है, प्ले देखने चलोगे। कौन सा भी जो चल रहा होगा। थिएटर की बात हुई तो प्ले देखने का मन कर दिया। चलो प्ले के बीच में तुम मुझे थप्पड़ लगाकर अपना लाइव थिएटर शुरू मत करना। बस पी से प्ले। मुझे लगता है इस पार्ट को हम यहीं समाप्त करते हैं, और सेकंड पार्ट को मैं आगे आपको सुनाऊंगा। अगर आपको ये कहानी यहाँ तक पसंद आ रही है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, और इसी प्रकार की कहानियाँ सुनने के लिए बने रहिए मेरे यूट्यूब चैनल पर। और आपको कहानी पसंद आ रही है तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगला पार्ट आपको अगले कुछ टाइम में सुनाऊंगा जल्दी। यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।